कैसे हैं आप लोग। मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूरोपियों का आगमन पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जितना इम्पोर्टेंट था उतना। आज पढ़ेंगे डच और डेनिश के बारे में। इसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर फ्रांसीसियों को किस तरह से हराकर अंग्रेजों ने इतने सालों तक भारत में राज किया वो भी देखते हैं। तो आज डच और डेनिश पढ़ेंगे और एक पार्ट आएगा जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में काफ़ी सारे काम हुए, जो उनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें कभी अंग्रेज भारी रहे, कभी फ्रांसीसी भारी रहे, संधियाँ हुई। वो एक वीडियो में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कंपनी आई, क्या हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग फोकस करते हैं डच के बारे में। डच क्या था? डच जो मोस्टली इनका माना जाता है कि जो डच कंपनी थी उसकी स्थापना तो 1602 में हुई थी, लेकिन जो 1596 में जो डेहस्त नामक एक नाविक या कह दो या व्यापारी कह दो, ये आया था 1596 में। तो डच का जो स्टार्टिंग माना जाएगा, तो केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट में 1596 में डेहस्त नामक नाविक या व्यापारी भारत आया। इसके बाद क्या होता है, डचों ने क्या किया था, इन्होंने मिलकर व्यापार करना प्रारंभ किया था। कि इन्होंने क्या किया, 17 सदस्यों की एक टीम बनाई। ये भी पूछ लिया जाता है कि डच ने कितने सदस्यों की टीम बनाई थी, तो 17 सदस्यों की टीम बनाई थी। और इन सब ने मिलकर 65 लाख मिल्डर पैसे एकत्रित किए और फिर व्यापार किया। और लगभग कहा जाता है कि इन्होंने 18% तक लाभ कमाया। जो एकत्र होकर इन्होंने टीम बनाई, टीम बनाकर इतने पैसे इकट्ठा किए, लाभ कितना कमाया, 18% कमाया। जो फिर इसके बाद 1596 के बाद 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती है। जो डच कंपनी के बारे में केवल 2 फैक्ट जानने हैं कि डच कंपनी के जो निदेशक होते थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वन लाइनर में, कि डच कंपनी के जो निदेशक थे उनको क्या कहा जाता था, उनको भद्रजन कहा जाता था। और डच कंपनी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, डच कंपनी के अध्यक्ष को फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि डच क्या हुआ। इन्होंने जैसे जिस तरह से पुर्तगालियों ने मसालों पर ध्यान दिया था, मसालों को उन्होंने अपना एक वो बनाया था, व्यापार का जरिया बनाया था। तो ये डच क्या थे, इन्होंने इंडोनेशिया पर इनका ध्यान भी ज़्यादा था। इंडोनेशिया पर मसालों का व्यापार भी करते थे। तो भारत में मसालों के साथ सूती वस्त्रों का व्यापार जो प्रारंभ किया वो कौन थे, वो डच थे। सूती वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ करने वाले डच थे। अब ये क्या है, जब डच व्यापारिक रूप से भारत आए तो ये क्या करने लगे, पुर्तगालियों को हराया इन्होंने। पुर्तगालियों को कहाँ, कोरोमंडल तट और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पुर्तगालियों को हराकर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोले। अब इनकी व्यापारिक कोठियों का क्रम जान लेते हैं। तो 1605 में मसूलीपट्टनम, और फिर इसी तरह लगातार। तो एक का डेट फर्स्ट का और लास्ट का मैंने डेट लिखा है, बीच की डेट याद करने का कोई मतलब नहीं। तो 1605 में मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकट, फिर सूरत, फिर बिमलीपट्टनम और 1653 में चिंसुरा। चिंसुरा के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये जो चिंसुरा की फैक्ट्री है, ये 1627 में पिपली में थी, जिसको 1653 में स्थापित किया गया था। तो ये पहले पिपली में थी, वही फैक्ट्री इधर आ गई थी चिंसुरा में। इसके बाद इतना सब हुआ इनके साथ, फिर क्या हुआ, वेदरा का युद्ध होता है। और वेदरा के युद्ध में इधर अंग्रेज क्या करे थे, 1600 में इंट्री अंग्रेज मार ही चुके थे। तो जब अंग्रेज आए, वेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज और डचों के बीच में, तो उस युद्ध को क्या बोलते हैं, वेदरा का युद्ध बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था, केवल डेट 1759 में, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। अब अंग्रेज की तरफ से कौन था, अंग्रेज की तरफ से क्लाइव था। डच भारत पराजित तो हो गए थे 1759 में, लेकिन ये भारत से कब गए थे, 1795 में भारत गए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि वस्त्र निर्यात का जो इनका प्रमुख बंदरगाह था वो क्या था, भड़ौज था। इनका प्रमुख बंदरगाह क्या था, भड़ौज। भड़ौज कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नील का निर्यात भी करते थे। तो ये नील का निर्यात कहाँ से करते थे, मसूलीपट्टनम से करते थे। ये हो गया। थोड़ा सा और जानते हैं कि डच क्या थे। जैसे यहाँ पर हम लोग डच को रखते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो बुलियन लेते थे, ये बुलियन ये क्या थे, ये सोने के सिक्के होते थे।
डचों के सोने के सिक्के होते थे। अब यहाँ यूरोप से क्या करते थे, डच सोने के सिक्के लाते थे, हमारे यहाँ भारत आए, भारत में ये कोरोमंडल तट पर ये सूती वस्त्र खरीदते थे। और यहाँ पे इन्होंने सूती वस्त्र खरीदे, जो यहाँ से सिक्के लाए उनको सिक्कों से क्या किया इन्होंने, सूती वस्त्र खरीदे। अब यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ पर जो मलक्का है, यहाँ पर क्या करते थे, इन सूती वस्त्रों को यहाँ बेचकर ये क्या करते थे, मसालों को खरीदते थे। मसालों को खरीद कर ये क्या करते थे, मसालों को खरीद कर फिर अपने ये यूरोप चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे, यूरोप। तो इनका एक क्रम था कि ये अपने बुलियन नामक जो सोने के सिक्के थे, डच क्या करते थे, यहाँ से यूरोप से सिक्के लाए, फिर कोरोमंडल तट भारत पहुँचे, तो भारत में सोने के सिक्कों से क्या खरीदते थे, सूती वस्त्र खरीदते थे। सूती वस्त्र खरीदने के बाद ये मलक्का जाके क्या करते थे, उन सूती वस्त्रों को बेचते थे और यहाँ से मसाले खरीदते थे। और मसाले जाकर जब ये यूरोप में बेचते थे तो वो चीज़ें 50,000 लाखों की इतना इनको मुनाफा होता था। तो ये इनका क्रम बनता चला गया। इसके बाद इनकी एक गलती ये भी थी कि इन्होंने ज़्यादा भारत पर न ध्यान देकर इन्होंने इंडोनेशिया पर ध्यान दिया। तभी ये यहाँ से 1759 में ये बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होते हैं। तो इस तरह इनका डचों का क्रम था, जो कहाँ से कैसे गए और कैसे आए। ठीक है, तो ये हो गया। और इनका ये मोस्टली अगर याद रखना है तो युद्ध बेदरा का 1759 है, भारत से गए कब है, 1795 में है। और व्यापारिक कोठी का टाइम याद रखना है, 1605 हो गया। इसके बाद मसालों का कितना इन्होंने उत्पादन किया था, कितना लाभ कमाया था, 18% लाभ कमाया था। और जो इन्होंने व्यापारिक डच की जो व्यापारिक कोठी थी, ये देखो वी बना के इसी में इधर ओ और इधर सी, ये इनकी व्यापारिक उसका सिंबल है। ठीक है, तो व्यापारिक कंपनी जो 1602 में बनी थी, जो कंपनी के निदेशक थे उनके लोग भद्रजन बोलते थे, जो कंपनी के अध्यक्ष थे उनको फैक्टर कहा जाता था। और डच क्या थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते थे। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्हीं के बाद आते हैं डेनिस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को, बहुत थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है। अब देखो डेनिश क्या करते हैं, 1616 में आते हैं, तब तक अंग्रेज आ चुके होते हैं। इसके बाद डेनिश की जो भारत में आने का विदेशी कंपनियों का जो क्रम है, तो उसमें डेनिश किस नंबर पे आते हैं, चौथे क्रम पे आते हैं। इसके बाद इनकी जो श्रीरामपुर था बंगाल में, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितनी भी इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी उसका इन्होंने श्रीरामपुर जो बंगाल में था हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया। इसके बाद 1745 में अंग्रेजों को डेनिशों ने सारा सब कुछ बेचकर और ये वापस चले गए। और ये त्रावणकोर में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी अगर पूछी जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट जरूर हो सकता है इसको यहाँ से। तो ये हो सकता है कि डेनिश की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी थी, तो त्रावणकोर में बनी थी। ये हो गया। डेनिश कब आए, 1616 में आए। कौन से नंबर की कंपनी है, चौथे नंबर की कंपनी है। हेडक्वार्टर इन्होंने अपनी जो वाणिज्यिक काम करते थे उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, श्रीरामपुर में बनाया था। श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। 1745 में अंग्रेजों को इन्होंने सब कुछ बेचकर ये कहाँ चले जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं। और प्रथम अगर व्यापारिक कोठी के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ जाती है, त्रावणकोर में जाती है। तो ये हो गया हमारा डच और डेनिश का। डच में तो थोड़ा सा है चीज़ें, डेनिश में कुछ भी नहीं। कब आए, 1616 में आए। कब वापस गए, 1745 में वापस गए। अभी इसी तरह जैसे वास्को डी गामा 1498 में आया, उसके बाद फिर 1502 में आता है, 1524 में उसकी मृत्यु होती है। 1596 में यहाँ पर ये आते हैं, जो डेहस्त नाम का व्यापारी डेनिश का है ये आता है। लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना कब होती है, 1602 में होती है। 1605 में मसूलीपट्टनम में इनकी पहली व्यापारिक कोठी खुलती है, जो इन्होंने कंपनी बनाई थी। कंपनी जो बनाई थी तो क्या किया था, इसके निदेशक भद्रजन और अध्यक्ष को फैक्टर बोलते हैं। ये हो गया। अब इसमें मुश्किल से ये 17 सदस्यीय टीम के बारे में पूछा जा सकता है, कितने मिल्डर एकत्रित किए थे और जो चीज़ें समझाई कि किस तरह उन्होंने अपना जाल बनाया था, कि कहाँ से सोने के सिक्के लाए, फिर कहाँ से सूती वस्त्र खरीदे, फिर मसाले खरीदे, फिर उनको दुगने तिगने चौगुने दाम पर वो अपने यहाँ बेचते थे। इस तरह व्यापार करते थे। तो ये हो गई डच और डेनिश के बारे में। एक पार्ट इसका और आएगा। फिर भारत में जो विदेशी कंपनियां आई, अंग्रेजों के बारे में तो हम लोगों को बहुत पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन
दिन तक राज किया है। तो जो फ्रांसीसी है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डच और डेनिश के बारे में। वीडियो में अगर कहीं गलतियाँ हुई हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हमसे हो सकता है उतना हमने किया। वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।